प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीके, सूत्र और विधियां, जिसको बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र 33 से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा शीर्षक है, विषय है, वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को आंशिक दाब के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है, कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहले इसके पूर्व के जो प्रदर्शित करने वाले विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न तरीके हैं, सूत्र हैं, उनको मैं संक्षिप्त में फिर से दोहरा देना चाहता हूं। आज के व्याख्यानों को आंशिक दाब के रूप से मैं प्रदर्शित करने से पहले रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पूर्व में हमने किन किन विधियों के द्वारा सुपरिभाषित किया था। सांद्रता के रूप में किया था, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में किया था, इसके अलावा N/M अनुपात के रूप में किया था, और इसके अलावा जो है वियोजन की मात्रा के रूप में जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैसे परिकलित किया जाता। और एक चौंकाने वाला जो है हमारे पास में जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्रिया कारक और क्रियाफल के लिए एक ऐसा परिणाम प्राप्त होता था जिसको dx/dt के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्रिया कारक और क्रियाफलों के लिए dx/dt सभी के लिए समान प्राप्त होता है। केवल मात्र वियोजन की मात्रा ही एक ऐसा सूत्र था रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिसमें क्रिया कारकों क्रियाफलों के लिए यह मान समान आता है। बाकी सांद्रता के लिए, सक्रिय द्रव्यमान के लिए, N/M के लिए ये सभी मान जो है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से जो है परिकलित किए जाते हैं। आइए हम अगला वाला जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को आंशिक दाब के रूप में जो कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करने की क्यों आवश्यकता हुई। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी के सम्मुख एक बात फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रिया कारक और क्रियाफल यदि द्रव प्रावस्था में, ठोस प्रावस्था में हो अथवा मोल प्रति लीटर के द्वारा उनकी सांद्रताओं को प्रदर्शित किया जाए, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ऐसी स्थिति में उनको लिखने का, प्रदर्शित करने का सांद्रता का सूत्र जो है आप पिछले विगत कक्षाओं में हमने क्रिया कारकों के लिए ऋणात्मक चिन्ह और जितने मोलों की जो संख्या थी उसको भिन्नात्मक रूप में प्रदर्शित किया था। लेकिन यदि क्रिया कारक और क्रियाफल जो है यदि गैस के रूप में उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे गैसों की सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आप देखेंगे नाइट्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में, अमोनिया गैस में है तो गैसों की सांद्रता आंशिक दाब के रूप में सुपरिभाषित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। ये गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसको प्रमाणित किया गया है कि जब किसी भी तंत्र में जब गैसों को भरा जाता है ऐसी स्थिति में प्रत्येक गैस के द्वारा पात्र की तंत्र की आंतरिक सतह पर इकाई सतह पर डाला गया जो दाब बल जो होता है उसको हम जो है एक गैस विशिष्ट के द्वारा आंशिक दाब कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे बाकी शेष जो अभिगृहित शेष सिद्धांत रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने का वो यथावत रहेगा। आप देखेंगे ऋणात्मक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आप देखेंगे क्रिया कारक है तो ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तन के दौरान रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर विस्थापित होती है, बढ़ती है। ऐसी स्थिति में शनि शनि जो आप देखेंगे क्रिया कारकों की सांद्रता को मान घटता हुआ जाता है तो ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे P का मान जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, सामान्य भाषा में प्रेशर भी इसको बोल दिया जाता है। आंशिक दाब के रूप में जो है Pn2 लिखेंगे। C की जो है इसके पूरे वाले केस में ठोस और द्रव के लिए हमने यहाँ पर जो है P की जगह पर जो है C लिखा था, तो यहाँ पर जो है गैसों के लिए -dP/dt, इसी तरह से +3H2 है। आप देखेंगे ये भिन्नात्मक में चला जाएगा, -1/3 PH2/dt हो जाएगा। और आप देखेंगे फिर से N/M वाले पूर्व के हमारे जो निर्धारित जो सूत्र के अनुसार जो है 2 देखेंगे +12 dPNH3/dt के हो जाएगा पार्शियल प्रेशर के द्वारा, P के द्वारा। एक अन्य उदाहरण हमने यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स जो ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के जो है 2 मोल
यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पर ये गैस में, ये गैस में, ये गैस में है। ऐसी स्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर जो क्रियाकारक के ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लेंगे। आप देखेंगे मोलों की संख्या 2 है तो उसको आप भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 1 है तो आप क्या करेंगे, उसको 1 या -dp अपॉन d2 लिखेंगे। गैस है तो ऐसी स्थिति में p या पार्शियल प्रेशर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि यहाँ पर जो है, यदि यहाँ पर द्रव या ठोस होता है, ऐसी स्थिति में CCO2 होता है, जो हमने विगत व्याख्यानों में ठोस और द्रव के लिए हमने मोल प्रति लीटर के लिए सख्त द्रव्यमान के रूप में वर्णित किया था। इसी तरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोलों का निर्माण होता है तो यहाँ पर 1/2 DPS3SO3 अपॉन dt के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पश्चात में आज हम आगे रासायनिक बल गति को अग्रेसित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने विगत व्याख्यानों में रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विमा क्या होती है, मात्रा क्या होती है, उसको प्रदर्शित करने के सूत्र अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी यूनिट 5 को, रासायनिक बल गतिकी को, एक नया विषय आप सभी के सम्मुख लेकर के आप सभी के बीच में जो है हम हाजिर होते हैं। और हम जो आप जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया वेगों के प्रकार जो है वो क्या होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, है तो ये छोटा सा एक विषय है, एक शीर्षक है, लेकिन आप देखेंगे यदि रासायनिक अभिक्रिया वेगों के कितने प्रकार होते हैं। यदि आपने जो है हमारे पास में जो है जो रासायनिक अभिक्रिया है आणविक प्रकृति की होती है, आयनिक प्रकृति की होती है। आप देखेंगे क्रियाकारक और क्रियाफल जो है हर अलग अलग समय पर, अलग अलग क्षण पर जो है अपना अलग अलग वजूद या अपनी अलग अलग सक्रियता या अपने अलग अलग जो सामर्थ्य दर्शाते हैं। इसी संदर्भ में रासायनिक अभिक्रिया के वेगों को कितने प्रकार होते हैं, ये आज का हमारा रोचक विषय है। और देखेंगे संक्षिप्त में मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला वाला है हमारे पास में जो है प्रारंभिक वेग, दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पर जो औसत वेग, तीसरा लिखा है मैंने तात्क्षणिक वेग और चौथा लिखा है मैंने यहाँ पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक अन्य नाम जो है वेग स्थिरांक भी जो है कहा जाता है इसको, विशिष्ट अभिक्रिया वेग को। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है तो मैंने अभिक्रिया वेगों के इसी प्रकारों में जो क्रमबद्ध तरीके से इसको जो सूचीबद्ध किया है। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग, हर वेग जो है अपने आप में अपने महत्व, जो यूटिलिटी जो है अपनी महत्ता को दर्शाता है। फिर से समझिए रासायनिक अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पहला वाला जो है प्रारंभिक वेग है, दूसरा वाला जो है वेग औसत वेग है। अभिक्रिया वेगों को फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रासायनिक बल गति को समझने के लिए, क्रिया कारकों के, क्रियाफलों के लिए, संरचनाओं के लिए, क्रियाविधि के लिए। पहला वाला प्रारंभिक वेग होता है, दूसरा वाला औसत वेग होता है, तीसरा वाला हमारे पास में तात्क्षणिक वेग है, चौथा वाला जो है विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है। और इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग का एक अन्य नाम जो है वेग स्थिरांक भी होता है। इन चारों प्रकार के वेगों को प्रिय विद्यार्थियों समझने के लिए जब सांद्रता और समय के बीच में जो वक्र खींचा जाता है, गतिक वक्र खींचा जाता है, उसका प्रारूप जो है वो इस प्रकार फिगर ए के द्वारा दर्शाया गया है, गतिक वक्र कहा जाता है। और मैंने जो रासायनिक अभिक्रिया वेग को जो सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, वो A+B मिलकर के C+D बनाते हैं। यहाँ पर R का मतलब रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक होता है, P का मतलब जो होता है प्रोडक्ट होता है। फिर से मैं बार बार एक ही शब्द द्वारा देना चाहता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया वेग के कुल कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रारंभिक वेग होता है, इसके अलावा औसत वेग है, तात्क्षणिक वेग है और इसके अलावा विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। और इसके लिए हमने एक रासायनिक अभिक्रिया जो है एक सामान्य से रासायनिक अभिक्रिया का वेग का चुनाव किया है, जिसमें A और B क्रियाकारक है, C और D क्रियाफल है। सांद्रता और समय के बीच में गतिक वक्र आरेख खींचने पर प्राप्त जो गतिक वक्र है वो गतिक साफ पट्ट पर में दर्शाया गया है। और इसमें देखेंगे ऊपर वाले जो प्रारंभ में जो सांद्रता का मान जो क्रियाकारकों के लिए ज़्यादा होता है, तो आलेख जो है उच्चिष्ट क्रियाकारकों के लिए और क्रियाफलों के लिए निम्न बिंदु से प्रारंभ होता है। और आने वाले समय में चारों अभिक्रिया वेगों को हम विस्तार से आलेख के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।